तो हेलो सभी लोग, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं एकदम मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। तो स्वागत है आप सबका आपकी अपनी कक्षा साइंस की कक्षा में। ठीक है, तो भाई कैसा रहा पिछले वीडियो लेक्चर। भाई न्यूमेरिकल भाई मैंने दिए थे और मैंने कहा था आंसर आप कमेंट करना, लेकिन भाई किसी का कमेंट आया ही नहीं। ठीक है, तो भाई ट्राई करें कि भाई आप लोग कमेंट करें, आपका नाम अगले वीडियो लेक्चर में लिया जाएगा। दूसरी बात कि भाई वीडियो लेक्चर कल क्यों नहीं आया। ठीक है, बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि मेरे कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं, तो जैसे ही कॉलेज के एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद से वीडियो रेगुलर आना अपने फॉर्म में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बाकी मैं हर समय कोशिश करता रहूंगा कि आपको हर दिन वीडियो मिले, बट कभी अगर मिस हो जाती है तो फिर थोड़ा सा एडजस्ट आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो भाई आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, कुछ उस पर न्यूमेरिकल करेंगे एक दो, और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर से ये जो डेरिवेशन वाला पार्ट है इसको कवर करेंगे। तो हम लोग का चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड लाइंस। तो भाई जल्दी जल्दी अपनी नोट्स की कॉपी निकालिए, अपना पेन निकालिए, अपना दिमाग निकालिए। हाँ भाई दिमाग निकालिए और भाई हमारे साथ जुड़ना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो आज भाई तारीख है 5 मई और हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत प्यारा सा लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड लाइंस। तो कहानी यहां पे हम लोग बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल आओ समझते हैं। बेसिकली अभी तक आपने क्या पढ़ा इस चैप्टर में कि हमने चार्जेस पढ़े। एक चार्ज होता है पॉजिटिव का और एक चार्ज होता है नेगेटिव का। अब आप ऐसे समझो कि अगर लेट सपोज दैट ये पॉजिटिव का चार्ज हो गया और ये क्या हो गया, नेगेटिव का चार्ज हो गया। ठीक, अगर ये पॉजिटिव का चार्ज लेट सपोज दैट मैं कहता हूं प्लस क्यू है और ये माइनस का चार्ज मैं लेट सपोज दैट कह देता हूं माइनस क्यू है, तो अगर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर एक फाइनाइट डिस्टेंस पर रखे हैं। फाइनाइट मतलब समझते हो ना, वो डिस्टेंस जिसको आप मेजर कर लो, आसानी से मेजर कर लो ना, यानी कि बहुत दूर रखे हुए हैं, एक फाइनाइट डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। तो देखो यहां पे बेसिकली है क्या, मैं जरा यहां पे डेफिनेशन लिख रहा हूं। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड but opposite in nature, kept at a finite separation। ठीक, तो क्या देखो यहां पे लिखा हुआ है, बहुत सिंपल से डेफिनेशन आपके सामने लिखी गई है, जो बोला गया है वही लिखा गया है। लिखा गया है इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। किसका ये अरेंजमेंट होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस का अरेंजमेंट होता है, हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, जिसमें जो चार्जेस का मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है, बट ऑपोजिट इन नेचर। लेकिन क्या होता है, ऑपोजिट नेचर का होता है। अगर ये +5 कूलम का होगा तो ये -5 कूलम का होना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी वो इलेक्ट्रिक डायपोल ही कहलाएगा। केप्ट एट अ फाइनाइट सेपरेशन, है ना, और इसमें जो सेपरेशन होगा वो कैसा होगा, फाइनाइट होगा। फाइनाइट यानी आप उस दूरी को देख सकते हो। ठीक है, मतलब मेजर कर सकते हो। अब जरा मैं यहां पे एक डायग्राम बना देता हूं। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार है, ये प्लस, लेट सपोज दैट ये हो गया प्लस क्यू, और इससे एक डिस्टेंस पे जाकर यहां पर रखा हुआ है माइनस क्यू। ठीक, अब ये क्या बन गया, एक इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया। अब इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चार्जेस की जो लेंथ होती है, वैसे तो आप L ले लो, 2R ले लो, R ले लो, लेकिन हमारी जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उसमें इस लेंथ को हम लोग 2L लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 2L। ठीक, कहां से, मिड सेंटर से। ठीक है, यानी आप यहां पे बहुत ध्यान समझना, L हो गई हमारी ये दूरी और ये L हो गई हमारी ये दूरी। आज गला थोड़ा सा खराब है, थोड़ा मैनेज करना। तो ये L और L मिलकर क्या हो जाता है, 2L हो जाता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड से बुक में लिखा रहता है, तो इसलिए भी हम लोग इसको
पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे आर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब एक फाइनाइट डिस्टेंस पे होने चाहिए, सेपरेशन पे होने चाहिए, ठीक। अब देखो, आई होप आपको यहाँ पे कहानी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग का अगला टॉपिक है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट बेसिकली क्या होता है? डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल। अब देखो बहुत सीधी सी बात है, अगर ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, तो मेरे ख्याल से आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलती है और माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जाती है। सही बात है ना? तो डायपोल मोमेंट बेसिकली क्या होता है? उनके चार्जेस का, जब एक डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल रखा होता है तो उस इलेक्ट्रिक डायपोल के मोमेंट इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, उसी को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, उसी की कैलकुलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? डायपोल मोमेंट कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, किताबों में इसको म्यू से लिखा जाता है, इससे लिखा जाता है म्यू से, ठीक है। म्यू से लिख दो, नहीं तो कुछ किताब और भी ऑथराइज्ड हैं, वहां पे उसको पी से भी लिखा जाता है, ठीक है। आप पी ज्यादा प्रेफर करना, क्योंकि मैंने मोस्टली बुक्स में पी लिखा देखा है। म्यू जो होता है वो केमिस्ट्री में भी लिखा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तो एक ही क्वांटिटी। दूसरी बात, ये कैसी क्वांटिटी होती है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट है ना ये, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट है तो बेसिकली आप समझो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको भी वेक्टर होना ही पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो फिजिक्स में बनाई गई है क्वांटिटीज, अपनी मर्जी, हम कुछ भी वेक्टर रखें, कुछ भी स्केलर रखें। तो यहां पर भैया इसको म्यू वेक्टर से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज मल्टीप्लाई सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि आप कोई से भी चार्ज का मैग्नीट्यूड उठा लो भाई, चाहे आप इस चार्ज का मैग्नीट्यूड उठाओ, चाहे इस चार्ज का मैग्नीट्यूड उठाओ, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। मल्टीप्लाई सेपरेशन बिटवीन देम, और उन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है, यानी ये जो डिस्टेंस है 2l, इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो फॉर्मूला आपका यहाँ पे क्या बनेगा? पी वेक्टर का फॉर्मूला क्या यहाँ पे बन रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कोई भी चार्ज, तो ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो आप यहाँ पे चलो क्यू लिख लो, है ना। क्यू का आपको क्या लिखना है? मैग्नीट्यूड लिखना है। तो मैंने उसके ऊपर मॉड लगा दिया, जिससे आपको ये क्लियर रहे कि आप सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हो, यानी उसकी वैल्यू ले रहे हो, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। प्लस में ही लेके चलनी है आपको हमेशा। मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस दोनों के बीच की क्या है? 2l, हमने मान रखी है, तो 2l। तो इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या हो जाता है? पी वेक्टर का q इंटू 2l, ठीक है, चार्ज इंटू सेपरेशन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम इसकी जरा यूनिट की बात कर लेते हैं। तो बताओ भैया सर, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? चार्ज की कूलम होती है, और डिस्टेंस है तो डिस्टेंस ही ना, तो डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर या सेंटीमीटर की कूलम मीटर, ठीक। तो कूलम मीटर इज बेसिकली द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। अब अगर आप इसकी डायमेंशन की बात करो तो कूलम को हम लिख सकते हैं 80, है ना। इसको डायमेंशन चलो लिख देते हैं ना, छोटी छोटी बातें, इसको लिख सकते हैं 80, और मीटर को लिख सकते हैं L, तो ATL, ठीक है, ATL या LAT भी तुम लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास चीजें हो गई। आई होप आपको यहाँ पे टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल में। अब हम इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसे भैया मैं लेट्स सपोज दैट आपको न्यूमेरिकल देता हूं कि देयर इज अ सिस्टम ऑफ HCl molecule having distance between hydrogen and chlorine is 10 angstrom, and induced charges are -2 कूलम and +2 कूलम, ठीक है। कैलकुलेट डायपोल मोमेंट एंड इट्स डायरेक्शन, ठीक है। तो साथ साथ भाई आपके न्यूमेरिकल यहां पे लिखा गया है
इवन मुझे लगता है कि शायद कुछ बुक्स में भी ये न्यूमेरिकल मिल जाएगा, केमिस्ट्री में भी होता है। तो क्वेश्चन को भाई बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि देयर इज अ सिस्टम ऑफ HCl मॉलिक्यूल। तो बेसिकली हमारे पास HCl मॉलिक्यूल का क्या है, एक सिस्टम है, ठीक है। तो HCl का मॉलिक्यूल कैसे दिखता है, H और भाई कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इतना तो पता है ना केमिस्ट्री में, ठीक है। हैविंग डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो हमें इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या दे रखी है, 10 एंगस्ट्रॉम। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे डी का मतलब हो गया सेपरेशन, या फिर आप ऐसे समझो डिस्टेंस हमने यहाँ पे क्या मान रखी है, सेपरेशन क्या मान रखा है, 12। भाई दो चार्जेस के बीच की जो सेपरेशन होती है तो वो क्या होती है, हमने 12 मान रखी है ना। तो आप देखो यहाँ पे आपको जो 12 की वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक। एंड इंड्यूस्ड चार्जेस आर -2 कूलम एंड +2 कूलम। अब यहाँ पे ये इंड्यूस्ड चार्ज का क्या मतलब है, तो आओ जरा बहुत ध्यान समझते हैं। आप देखो ध्यान से, आपने आई होप थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, है ना, थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रखा होगा भाई साहब। तो यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ घसीटना चाहेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन्स को तरफ घसीटेगा तो इलेक्ट्रॉन हो गए शिफ्ट हो जाएंगे इधर, और जब शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का माइनस डेल्टा चार्ज, और इस तरफ आएगा ठीक उसका अपोजिट बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड प्लस का डेबर चार्ज, ठीक है, इंड्यूस चार्ज, ठीक है, छोटा चार्ज। इसका मतलब क्या होता है, बहुत छोटा चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज, ठीक है। इसलिए देखो यहाँ पे इंड्यूस्ड चार्ज लिखा गया है, ठीक है। तो लेट्स सपोज दैट यहाँ पे -2 कूलम का चार्ज है और यहाँ पे +2 कूलम का चार्ज है। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि दो चार्जेस एक दूसरे से एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना रहे हैं। तो अब हमको कहा गया है कि हमको कैलकुलेट इसका डायपोल मूवमेंट करना है एंड इट्स डायरेक्शन, ठीक है, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा जरा, बहुत सिंपल है। तो अगर मैं चार्ज लिखूं यहां पे, चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो क्या आएगा, 2 आएगा। सही बात है ना, आपको तो चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखना है, और कोई भी चार्ज हो, चाहे ये वाला चाहे ये वाला लो, वैसे भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी लो है तो उसका मैग्नीट्यूड सेम ही। तो बस आप इसको कैलकुलेट करो, डायपोल मोमेंट बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और डिस्टेंस देखो यहाँ पे 10 एंगस्ट्रॉम है, इसको क्या करो मीटर में कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा 10, और 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 के, तो कैलकुलेट करना 10⁻⁹ मीटर आ जाएगा, ठीक है, 10⁻⁹ मीटर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। ये मीटर नहीं, सॉरी, यहाँ पे कूलम भी तो है ना, तो यहाँ पे आंसर आएगा कूलम मीटर, ठीक है। कूलम मीटर है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे कूलम सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, फिर आपको यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। आई होप आप कर लोगे। अब अगला क्वेश्चन है कि भैया इट्स डायरेक्शन। तो भैया अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कोई डायरेक्शन भी होगी भैया, हाँ तो होती है ना भैया, देखो ध्यान से। तो भाई देखो डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना, मैं जरा यहाँ पे लिख देता हूँ ना, नोट पॉइंट बना के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और अलग पेन से लिख देता हूँ, जिससे आपको क्लियर रहे नोट्स के दौरान, ठीक है। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट ली जाती है, ठीक है। जैसे आप ध्यान समझो, इसमें और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जाएगी, भाई प्लस से निकलेगी, अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, और नेगेटिव में इनवर्स द चार्ज होती है, या फिर आप टुवर्ड्स द चार्ज कह सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है यहां से यहां पे, तो डायपोल मोमेंट किधर बनेगा, यहां से यहां पर। तो डायपोल मोमेंट की अगर आपको डायरेक्शन दिखानी है इस वाले मॉलिक्यूल में, तो कैसे दिखाओगे, वो आप दिखाओगे कैसे, ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां जा रही है तो डायपोल मोमेंट उसका ठीक ऑपोजिट जाता है, ठीक है। आई होप आपको यहां तक बातें सारी क्लियर हो गई होंगी, और सिंपल टॉपिक था। हाँ भाई अब देखो, अब आया है कुछ जबरदस्त टॉपिक, ठीक है। हाँ भाई अब दिमाग निकालो अपना, अब घुटनों को भी अपने आगे रखो, ठीक है, बहुत ध्यान सुनना। अगला लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट एन एक्सियल पोजीशन। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि भैया वो हमसे ये कहना चाह रहा है कि अभी तक हम लोगों ने देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से पढ़ी, अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से पढ़ी है। वीडियो लेक्चर आई थिंक शायद चौथा है, ठीक है, तो जाके जरूर देखो, अगर नहीं देखा तो बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट बता रखे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक डायपोल है, लेट्स सपोज दैट हमारे पास एक डायपोल है, ये प्लस का क्यू, और इससे डिस्टेंस पे रखा हुआ है, थोड़ा लंबा बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी लगेगी, -q, ठीक है।
तो हमसे वो कह रहा है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है इस डायपोल की वजह से एट एन एक्सियल पोजीशन। अब ये एक्सियल पोजीशन का क्या मतलब है भैया? देखो एक्सियल पोजीशन का मतलब होता है एक्सिस पे, ठीक है। तो समझो कि आप यहाँ पे ये प्लस चार्ज है या फिर माइनस चार्ज हम लोग लेट्स सपोज कर लेते हैं, और ये प्लस चार्ज है। तो जो ये वाली इसकी पोजीशन है, देखो ये वाली, ये जो इसकी एक्सिस जा रही है, ये वाली एक्सिस, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सियल पोजीशन कहते हैं, ठीक है। तो यहां से आप मान लो, यहां से मान लो चले जाओ चले जाओ चले जाओ चले जाओ चले जाओ, यहां पर आर डिस्टेंस, यहां पे इस पॉइंट पे चले जाओ, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं पी, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। डायग्राम सही बना लो। हाँ, तो ये हमारा देखो ये इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, ये इलेक्ट्रिक डायपोल ये है, और ये देखो यहां पर एक पॉइंट P है इसकी एक्सियल पोजीशन पर, ठीक है। तो हमें उस पॉइंट P पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो देखो बहुत ध्यान से, ये जो डिस्टेंस है इसको मैं O बोल देता हूं, ठीक है, मिडिल। तो अगर हमारी ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस भी L है, क्योंकि हम लोग डायपोल की डिस्टेंस तो 12 मानते हैं ना, ठीक है। और देखो ये सेंटर है, तो सेंटर से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, जो डायपोल तक की डिस्टेंस है, उसको मैं क्या मान रहा हूं? कैपिटल स्मॉल r मान ले रहा हूं, ठीक है। क्योंकि भाई अगर हम इस पॉइंट P की डिस्टेंस देखें तो हम इस चार्ज से देखेंगे कि इस चार्ज से देखेंगे? क्योंकि ये डायपोल है, तो डायपोल में तो दो चार्ज होते हैं, तो अब हम क्या करेंगे? उनकी मिडिल से देखेंगे। इस सिस्टम के बिल्कुल बीचों बीच से हम यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस देखेंगे, पॉइंट P कितनी दूर है। तो लेट्स सपोज दैट हमने मान लिया ये r डिस्टेंस दूर है, ठीक है। अब भाई बहुत ध्यान से समझना, करना क्या है? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट से चलो, न्यूमेरिकल भी ऐसे ही अच्छे होंगे। ये प्लस क्यू है, तो ये प्लस क्यू क्या करेगा? ये प्लस क्यू इस पॉइंट P को धक्का देगा ऐसे करके, सही बात है ना? धक्का देगा, तो ये ऐसे धक्का आएगा इसमें, ठीक है। तो मैं इस चार्ज को लेट्स सपोज दैट Q1 बोले दे रहा हूं और इस चार्ज को Q2 बोले दे रहा हूं, ठीक है। ऐसे ज्यादा सही रहेगा, है ना? तो यहां पर, या फिर पता है, हाँ देखो मैं चार्जेस को Q1 और Q2 बोले दे रहा हूं, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर ही है ना। तो ध्यान रखना, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है? Q, और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है? Q, ठीक है। इस चीज को जरा ध्यान रखना। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रही है? ये फर्स्ट वाला चार्ज था, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है E1 अवे फ्रॉम द पॉइंट, ठीक। अब एट द सेम टाइम ये Q2 चार्ज क्या करेगा? ये चाहेगा कि इस पॉइंट P से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसको अंदर घसीट ले, सही बात है ना? तो ये इस पॉइंट P को अंदर घसीटना चाहेगा, सही बात है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड E2 से, सही बात है। वेक्टर क्वांटिटीज है तो वेक्टर लगा दीजिए आप। अब अगर मैं पॉइंट P पर पूछूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो आप क्या करोगे? आप E2 में से E1 घटा दोगे। अब E2 में से E1 क्यों घटाया? क्यों घटाया भाई? समझो, ये जो माइनस Q2 वाला चार्ज है इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है और इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ये वाला चार्ज इस वाले पॉइंट से पास में है, और अगर डिस्टेंस कम होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है। आई होप आपको याद आ रहा होगा ये वाला फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r। एक पॉइंट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। आई होप आपको ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, ठीक है। वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो जाके देखो, बढ़िया, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस बढ़ती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है ना, ठीक है। तो ये डिस्टेंस ज्यादा है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, और ये डिस्टेंस कम है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। तो E2 यहां पर बड़ा होगा, E1 छोटा होगा। तो अब अगर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पॉइंट P पर, तो हमें E2 में से E1 को घटाना पड़ेगा, ठीक। बस कर दो फटाफट, बस यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर मैं लेट सपोज कह दे रहा हूं EP, मान लो EP है, ठीक है। तो EP वेक्टर किसके बराबर होगा? ये होगा E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर, सही बात है। अब आपको E2 की वैल्यू अलग लिखनी है, E1 की वैल्यू अलग लिखनी है, और बस सॉल्व करके आंसर आ जाना है, ठीक है। तो आओ जरा भाई, महापुरुषों, महास्त्रियों,
ठीक है, फटाफट सॉल्व करवा दो इस कैलकुलेशन को। E2 देखो क्या लिखोगे, फॉर्मूला ये होता है भैया, बहुत ध्यान से। अच्छा Q क्या होता है यहाँ पे, ये होता है यहाँ पे सोर्स चार्ज, याद आ रहा ना, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसको उठा के रखते हैं यहाँ पे। तो अब आप देखो E1 किसकी वजह से, सॉरी E2, तो E2 में चार्ज कौन सा था, ये वाला, तो चार्ज रखेंगे यहाँ पर ये वाला। तो देखो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Q2। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप ऑलरेडी डायरेक्शन दिखा चुके हो, तो अब आपको यहाँ पे -Q2 लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पहले भी बताया था। सुन रहे हो, ठीक है, सुनते जाओ, ठीक है। E2 अपॉन, अब देखो डिस्टेंस क्या है, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, बहुत ध्यान सुनना, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस, ये पॉइंट डिस्टेंस पूरी क्या थी, R। अब अगर आप R में से ये L हटा दो, देखो ये वाली डिस्टेंस, ये देखो ये वाली डिस्टेंस क्या है, L। अगर आप R में से L हटा दो तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, R माइनस L, ठीक। तो यहां मैं लिख रहा हूं R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस यहां पर क्या हो जाएगा E2 में, ठीक है, E2 में E1 में हो जाएगा ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो यहां क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इस वाले चार्ज के लिए लगाओ, ठीक है। तो डॉट, अब चार्ज क्या है यहां पे Q1 अपॉन, यहां पर डिस्टेंस क्या है, देखो ये डिस्टेंस है R, तो अगर मैं R में L जोड़ दूं, L और जोड़ दूं, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R प्लस L, ठीक। तो यहां पे डिस्टेंस हो जाएगी R प्लस L, और उसका क्या करना है, होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना। तो आई होप आपको यहां तक कहानी बिल्कुल बढ़िया तरीके समझ में आ गई होगी। अब आप देखो, तो बिकॉज Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, ठीक भाई, Q1 और Q2 बराबर है, तो ये Q के बराबर हो जाएंगे, तो मैं अब Q2 और Q1 को हटाकर Q रखने जा रहा हूं, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि भैया इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, इस वजह से। तो यहां पर EP का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखो अब आप देखो, चलो लिख देता हूं ना, समझ में आ गया होगा आपको। अब आप देखो कॉमन क्या हो रहा है, ये चीज इस वाले टर्म से इस वाले टर्म से कॉमन हो रही है, तो कॉमन घसीट लो भाई, इसका इंतजार कर रहे हो। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक। अब इनका एलसीएम लेके सॉल्व करो, ठीक। इसका मल्टीप्लाई यहां देखो, इसका मल्टीप्लाई अगर मैं यहां करूं, माइनस इसका मल्टीप्लाई यहां, और अब आप बहुत ध्यान सुनो, जब ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहां पे एक ब्रैकेट में R माइनस सॉरी A माइनस B लिखा हुआ है, और यहां एक ब्रैकेट में A प्लस B लिखा हुआ है, A माइनस B, A प्लस B। इसी दिन के लिए तुमको स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ्स पढ़ाई गई थी, ठीक है। तो भाई बहुत ध्यान से देखो, जिनके भी नंबर 60 नंबर आए या 70 नंबर से कम है, ठीक है भाई, बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पे, बायोलॉजी वाले खासकर, ठीक है। ऐसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो खुद ही बायोलॉजी लेने वाला था, पता नहीं कहां से भाई मेरे को किसी ने मैथ्स दिलवा दी, ठीक है। लेकिन तो यहां देखो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। देखो ये और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये जो होल स्क्वायर है ये तो चला ही जाएगा पावर में, और ये देखो A माइनस बी और A प्लस बी, तो R स्क्वायर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, और उसके बाद मल्टीप्लाई करके दोनों का होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा देखना, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां जो क्या हो जाएगा, अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे, देखो यहां पे क्या होगा, देखो यहां पे A प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेगा, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, सही बात है, माइनस यहां पर देखो क्या है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस, ये माइनस है ना, तो माइनस का R2RL, माइनस का 2RL, तो जब माइनस अंदर से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कटेगा, L स्क्वायर से L स्क्वायर कटेगा, सुनते जाओ, यहां पे 2RL और ये माइनस का 2RL यहां पर था, लेकिन जब अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 2RL
प्लस का 2RL बन जाएगा, ठीक है। और ये 2RL और ये 2RL दोनों जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएगा 4RL, ठीक है। तो भाई बहुत ध्यान सुनते जाना, 4RL अपॉन R² माइनस L² का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका फॉर्मूला है वो तो यही है और ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला है। अगर आप ये वाला फॉर्मूला किसी भी केस में लगाते हो, किसी भी केस में, तो ये आपका सही होगा, चाहे डिस्टेंस यहां पर कम हो चाहे डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। अब लेकिन जो हमारी बुक में कैलकुलेशन दी होती है उसमें वो क्या करते हैं, उसमें लिखते हैं यहां पर एक बहुत बदतमीजी चीज लिखते हैं, है ना। वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती कभी कभी फिजिक्स में, लेकिन सिलेबस आसान होता है, ठीक है। तो देखो, बिकॉज R² इज वेरी 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 ग्रेटर देन L², ठीक है। तो बहुत ध्यान सुनना। अब ये जो डायपोल है ये क्या है, ये जो डायपोल है वो है पिद्दी सा, और अगर मान लो ये जो पॉइंट है आपका वो बहुत दूर हो जाए, ठीक है, ये जो पॉइंट आपने डिस्टेंस R, ये जो पॉइंट P की डिस्टेंस आपने ले रखी है, तो आपको देखो डायग्राम में देखने में तो लग रहा है कि अगल बगल है, तो सही बात है वो डायग्राम ऐसे बना है। लेकिन मान लो ये पॉइंट P यहां नहीं है, कुछ बहुत दूर रखा हुआ है, समझ रहे हो ना, बहुत दूर रखा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में जो R² होगा, ये जो R² होगा, देखो R तो ये वैसे ही बहुत ज्यादा हो गया और अलग से उसका स्क्वायर कर रहे हो तो कितना बड़ा नंबर आएगा। और ये जो L² है, अब L² जानते हो ना, पिद्दी सा होता है। देखो ये पहली बात तो 2L है और 2L में भी L और L का स्क्वायर कर रहे हो ना, तो बिल्कुल पिद्दी सा आंसर आएगा एज कंपेयर टू इसके। तो क्या हम लोग यहाँ पे L² को नेग्लेक्ट कर सकते हैं? तो बस यही आपको करना है, ठीक है। बस यही मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, L² को लगभग क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, ठीक है, नेग्लेक्ट कर देंगे। यहां पर L² हो जाएगा 0, ठीक है, नेग्लेक्ट किया है भाई, 0 एक्चुअली में है नहीं वो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये 4RL को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ये 4RL को देखो पहले ऐसे लिखो ना, ये देखो R² और इसका होल स्क्वायर था ही, R² और यहां पे मल्टीप्लाई को तो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा R⁴। अब बहुत ध्यान सुनना, ठीक है। मुझे लगता है कोई छोटी सी प्रॉब्लम यहां पर हो रही है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहां पे R से आप ये काटोगे वैल्यू, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा Q इंटू 4L अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R⁵, ठीक है। अब आप देखो, अब आप इस वैल्यू को कैसे ले सकते हो, ठीक है। मैं जरा कैमरा में देख लेता हूं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ तो भाई आपको बढ़िया दिख रहा है। मैं जरा इस वैल्यू को थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर घसीट रहा हूं, ठीक है, एक चीज दिखानी है। तो देखो ये क्या था, ये EP दे रखा है हमको, ये हमको EP है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P है। अब आप ध्यान देखो, अगर मैं इसे 2 निकाल लूं आगे और इसको लिख दूं Q इंटू 2L, देखो ध्यान से, EP बराबर 2 इंटू Q इंटू 2L अपॉन, यहां लिख दूं मैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 R⁵, ठीक। तो अब आप बहुत ध्यान देखना, जरा मार्कर चेंज करते हैं। इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूं P, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, डिस्टेंस 2L, चार्ज Q, ठीक। तो देखो ध्यान से, 2P अपॉन 4 पाई दिस अपॉन R⁵, ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट का फॉर्मूला एट एक्सियल कंडीशन ड्यू टू एन डायपोल, ड्यू टू अ डायपोल या फिर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान सुनना, अगर मैं 1/4 पाई को, देखो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है, तो ये बराबर होता है के, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2K, है ना भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं के लिख सकता हूं, और यहाँ पे P अपॉन R⁵, ठीक, EP। समझ में आ गया? तो भाई आई होप आपको यहां पे कहानी समझ में आ गई होगी, ये डेरिवेशन पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको एक छोटा सा दिमाग में ध्यान क्या रखना है कि यहां पर होता है क्या
कूलम्बियन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको डायरेक्टली पता होती है 9 × 10⁹। P यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, आपको डायपोल दे दिया जाएगा, डिस्टेंस भी दे दी जाएगी उनके बीच की, ये तो आप डायपोल मोमेंट निकालोगे, R आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो देन आप यहाँ पे एक्सियल पॉइंट पर क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से निकाल लोगे, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर ये जो P होता है ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, P एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी हमेशा वेक्टर क्वांटिटी के बराबर ही होती है। तो EP क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, एक डायपोल की वजह से वो ये होगी, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे सारी की सारी डेरिवेशन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आप इसको नोट करो और हम बढ़ते हैं आगे। भाई अभी तक आपको भाई जो पुराना पढ़ाया गया है आई होप आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल अगले टर्न पर करेंगे। तो इस टर्न पर हम क्या करते हैं, एक डेरिवेशन और बची है तो उसको भी हम फटाफट कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, अगली डेरिवेशन हम लोग की है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन। इसका क्या मतलब है भाई, लेट सपोज दैट आप मान लो कि आपका जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो ऐसे रखा हुआ है, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू मान लो, ठीक है। एक मिनट, तो ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू। अब मान लो कि अगर मैं इस पॉइंट पर बिल्कुल इसके मिडिल पॉइंट पर बैठ जाऊं तो ये डिस्टेंस L और ये डिस्टेंस L, अभी तो ये 2L होती है ना। तो अगर मैं इसके बिल्कुल सीधे 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 चलता चला जाऊं यहां पर इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना बिल्कुल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। अगर मैं इस पॉइंट पर आगे बैठ जाऊं बिल्कुल इसके मिडिल में, मिडिल के जस्ट इससे परपेंडिकुलर आ जाऊं तो इस पॉइंट पर हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। अब इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूं क्योंकि डायग्राम फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा Q1 और ये मैं मान लेता हूं Q2। अच्छा ये प्लस का है तो ये माइनस का होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनको ज्वाइन करने वाली लाइन ये हो गई, ठीक है। तो ये ऐसे, इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं L और ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी L, है ना। क्वेश्चन में तो आपको दिया ही रहेगा। ये पॉइंट में O मान लेता हूं, बिल्कुल मिडिल वाला पॉइंट है ना O। ध्यान रखना कि ये जो इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है ना वो क्या है, वो प्लस क्यू है, मतलब क्यू है, सॉरी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। और ये भी क्या है, ये भी क्यू है, ठीक है। दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है दोनों की वो सेम ही है, बट नेचर अलग अलग है। और हमने और समझने के लिए थिंकिंग प्रोसेस के लिए है ना इसको यहाँ पे अलग अलग चार्ज दिखा दिया है, Q1 और Q2 दिखा दिया है, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड क्या है वो बराबर ही है, ठीक। अब बहुत ध्यान सुनना। तो अब मैं जा रहा हूं इसके परपेंडिकुलर, झुंझुन 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 झुंझुन, हाँ ठीक है भैया, ये है ना। इस पॉइंट को भैया मैं मान लेता हूं P। तो अब इस P पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अभी जो P पॉइंट है मैं मान लेता हूं इस डायपोल से क्या है, R डिस्टेंस की दूरी पर है। कितनी, R डिस्टेंस की दूरी पर है, ठीक। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। डायग्राम बनाएंगे तो प्लस क्यू वाला इस पॉइंट को क्या करेगा, धक्का देगा, सही बात है ना भाई। तो ये इसे धक्का देगा कैसे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, ठीक। ये ऐसे धक्का देगा ऐसे करके। अब ये पॉइंट Q2 क्या करेगा, क्योंकि ये माइनस का है तो ये क्या करेगा, ये चाहेगा कि मैं P वाले पॉइंट को अट्रैक्ट करूं अपनी तरफ, क्योंकि माइनस की वजह से क्या होता है, इनवर्स डायरेक्शन होती है। तो चलो ये है ना, समझ में आ गया होगा आपको। तो इसकी डायरेक्शन रहेगी इस तरफ। बहुत ध्यान समझना, इस एंगल को मैं क्या मान लेता हूं, थीटा मान लेता हूं, ठीक है। हो सकता है कहीं हमें एंगल की जरूरत पड़ जाए इसलिए मैंने मान लिया है, ठीक है। देखो भाई आपके सामने जब भी न्यूमेरिकल मैं कर रहा होता हूं तभी भाई मैं बुक को ओपन करता हूं, नहीं तो मैं भाई मेरे पास बुक नहीं होती है। और मैं सही बताऊं ना तो डेरिवेशन मैंने जब अपने टाइम पे पढ़ी थी तब मेरे को याद थी, मतलब तब तो खैर सभी को याद रहती है, लेकिन उसके बाद से भाई अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख रखा है तो आप अपने मन से ही चीजों को डिजाइन करोगे, है ना। बेसिकली इंजीनियरिंग में ही सिखाया भी यही जाता है। अगर आप साइंस टीम से और आप ये नहीं कर पा रहे हो तो फिर दिक्कत
है आपके साथ, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई हमने थीटा मान लिया है कि कहीं हमें जरूरत पड़ जाए, ठीक है। तो अब आप बहुत ध्यान देखिए, यहां पर इस Q1 चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे है, तो मैं इसको मान लेता हूं E1, ठीक। और ये Q2 वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसको मैं मान लेता हूं E2। क्या कोई दिक्कत है आपको? नहीं होगी। अब आप बहुत ध्यान सुनिएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ठीक है। तो अब आप बहुत ध्यान से देखें, अगर आप इस पॉइंट P को, तो अब अगर आपको यहां पे समझ में आ रहा हो, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है फाई, ठीक है। हाँ, फाई मान लिया हमने, ठीक है। तो अब इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो पॉइंट चार्ज की वजह से, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, E1 और E2। अगर मैं किसी तरीके E1 और E2 को कैलकुलेट कर लूं और इनका क्या कर लूं, वेक्टर एडिशन कर लूं। क्या करूं? वेक्टर एडिशन, ठीक है। आपको याद आ रहा है ना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। जब हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं, तो सबकी वजह से अलग अलग निकालते हैं और फिर बाद में सबका क्या कर लेते हैं, वेक्टर एडिशन कर लेते हैं, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल मैंने अभी आपको हालांकि कराया नहीं है, बट मैं आगे कराऊंगा, ठीक है। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि हम दोनों का क्या करेंगे, वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर, E2 इधर, तो इन दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अच्छा बताओ क्या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होगी? सही बात है ना, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम ही होगा, क्योंकि देखो इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है। ये जो डिस्टेंस है ये इसके लिए भी सेम है, इस चार्ज यहां पॉइंट, इस पॉइंट से, और ये जो डिस्टेंस है ना, ये भी सेम है। तो जहां तक दिमाग में हमारे चल पा रहा है कि ये जो E1 है और E2 है, ये दोनों के दोनों सेम ही होंगे। तो बहुत ध्यान सुनना, अगर ये दोनों सेम है और दोनों के बीच में एंगल फाई है, तो आपने शायद पढ़ रखा हो या नहीं पढ़ रखा हो, तो समझ लो कि जो इनका रिजल्टेंट है वो दोनों के बीच से जाएगा, एकदम एग्जैक्ट बीच से जाएगा। भाई आप एक ब्लॉक को खींच रहे हो यहां से 10 न्यूटन से, 10 न्यूटन से, तो वो दोनों के बीच से ही तो होके जाएगा, फोर्स बराबर लग रहा है, सही बात है ना। तो लेट सपोज दैट यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है EP, है ना। अब देखो यहां पे EP आ गई, क्योंकि दोनों का हमने रिजल्ट वो कर लिया, वेक्टर एडिशन कर लिया, और वो बिल्कुल बीच से जाएगी, है ना। कॉन्सेप्ट हमें पता था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात यह कि हम EP को कैसे निकालेंगे। तो अगर आपने वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो EP का फॉर्मूला क्या होता है, EP का फॉर्मूला वो होता है E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2, है ना। और दोनों के बीच में एंगल क्या है, फाई, तो यहां पे हम लगाएंगे cos फाई, ठीक। आई होप आपको ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, क्लास 11 में वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला था, है ना। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos फाई, ठीक। तो बहुत ध्यान सुनेंगे। तो अब हमको समझ में आ गया कि अगर हम इसको कैलकुलेट कर ले तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो भाई बहुत ध्यान सुनना, अब मैं इसको कैलकुलेट करने जा रहा हूं, है ना। अब देखो यहाँ पे cos फाई, ठीक। अच्छा अब हमको यहाँ पे एक बात और पता है कि जो फाई है वो 2 थीटा के बराबर है। किस खुशी में, अगर ये एंगल थीटा है तो बहुत ध्यान से देखना भाई लोगों, ये पैरेलल लाइन जा रही है इसकी, क्योंकि बिल्कुल बीच से ही जा रही है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये एंगल थीटा है, ये पैरेलल लाइन है ना, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, है ना। ये भी एंगल थीटा ही तो होगा, ये थीटा, क्योंकि ये साइड तो बराबर है ना। और ये अगर थीटा है तो इसके अपोजिट ये वाला है एंगल, ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो जो फाई है वो 2 थीटा के बराबर है, फाई जो है 2 थीटा के बराबर है, ठीक है। तो अब इस फाई की जगह पे मैं यहाँ पे 2 थीटा रख सकता हूं, बाद में रखेंगे जरूरत पड़ने पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे EP को कैलकुलेट करो, कैसे करोगे, E1 की जगह रखो E1 की वैल्यू, E2 की जगह रखो E2 की वैल्यू। तो बहुत ध्यान सुनना, पहले मैं काम करता हूं E1 और E2 निकाल लेता हूं। E1 क्या होगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज यहां पर क्या है Q1, Q1 की जगह मैं Q रख रहा हूं क्योंकि आप जानते हो कि हम डायरेक्शन दिखा चुके हैं, बस हमें मैग्नीट्यूड रखना है, तो Q अपॉन डिस्टेंस। अब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या है, ये है डिस्टेंस, चेक कर पा रहे हो भाई लोग, ये ये L और ये R, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अगर आप इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो गई, और इसका होल स्क्वायर भी तो करना है,
अबू, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला इवन। इसको अगर आप कैलकुलेट करो तो यहां पे मैं जरा लिख लेता हूं 1/4πε0 और यहां पर हो जाएगा Q अपॉन, है ना। तो देखो यहां हो जाएगा R² प्लस L²। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक। सेम E2 निकाल लेंगे। देखो E2 भी सेम ही होगा 1/4πε0। यहां पे Q2 के क्या रखेंगे, Q ही रखेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है बाबू, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देना, यहां पर Q अपॉन जो डिस्टेंस इसकी थी वही डिस्टेंस सेम इसकी भी होगी। अरे L है ना, R तो L² प्लस R² अंडर रूट के अंदर। तो देखो यहां पे R² प्लस L² अंडर रूट के अंदर और इसका होल स्क्वायर बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R² प्लस L²। ठीक है। तो देखो जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की सेम ही है मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है, बात सही है, लेकिन मैग्नीट्यूड देखो दोनों का सेम ही है, इसका सेम ही है, ठीक है। तो अब हम करते क्या है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है तो हम एक काम करते हैं, हम E1 बराबर E2 बराबर E मान लेते हैं। भाई जब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही है तो हम इसको कुछ E मान लेते हैं ना, ठीक। तो अब मैं E1 E2 की जगह E रख सकता हूं क्योंकि दोनों वैल्यू सेम ही है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं यहां सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करूं, ठीक है, तो EP, ठीक है, तो EP बराबर, यहां फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा E का स्क्वायर, बोर्ड थोड़ा हिल रहा है, प्लस E का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 E तो ये मल्टीप्लाई होगा E² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2E² और ये हो जाएगा cos 5, ठीक है, बराबर। इसको अब आप सॉल्व कर लो, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा मिलके 2E², ये हो जाएगा 2E² cos 5, ठीक है। अब cos 5 निकालने में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम मुझे क्रिएट हो रही है, ठीक है, लेकिन कर सकते हैं हम लोग, ऐसे कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप देखो ध्यान से, तो हम क्या करेंगे, यहां से 2E² कॉमन घसीट लेंगे, है ना। तो यहां पे अंडर रूट के अंदर 2E² कॉमन आ गया और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस cos 5, ठीक। अब हाँ, अब देखो दिमाग चल गया भाई मेरा ना, दिमाग मेरा है ही अच्छा। 2 यहां ब्रैकेट में देखो 1 प्लस 2 को अंदर ही रखो ना, E को बाहर निकाल लो और यहां आ जाएगा cos 5, ठीक है। अब आप में से जिन लोगों को पता हो कि जिन लोगों ने मैथ ले रखी है ना, आप देखो मैथ वाले, ठीक है, तो जिन लोगों ने मैथ ले रखी है तो उन लोगों को पता होगा कि जो cos 5 होता है उसका एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर और यहां जो एंगल होता है उसका जस्ट आधा होता है यहाँ पे, तो 5/2 -1, है ना। ये एक फॉर्मूला होता है, जो बायोलॉजी वाले हैं भाई उसको ध्यान रखें, ये फॉर्मूला अभी आगे और भी मैग्नेटिज्म में भी आने वाला है, ठीक है, तो जरा आप इनको ध्यान रखिएगा। इसको उठा के मैं यहां पटक देता हूं। क्यों मैंने पटका, क्योंकि मुझे देखो 1 को हटाना है ना, किसी तरीके हटाना है। देखो E बराबर यहां क्या हो जाएगा, अंडर रूट का 2 1 प्लस इसकी जगह मैं रखूंगा ये, तो 2 sin स्क्वायर 5/2 -1, है ना। ये पूरा का पूरा अंडर रूट के अंदर है भाई, 1 से 1 कट जाएगा। अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा E और ये 2 से, देखो 2 से मल्टीप्लाई और इसको बाहर का सीट लो तो 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर बचेगा sin स्क्वायर 5/2, सही बात है ना। तो अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट के अंदर बचेगा, देखो sin स्क्वायर 5/2, ये पूरा का पूरा एंगल है भाई, ध्यान रखना। कुछ लोग ऐसे तो नहीं है कि 2 से 2 काट दें, भाई वो एंगल है, वो नंबर है, ध्यान रखना। बायोलॉजी के हो तो ये पाप नहीं करोगे, और जो मैथ वाले हैं वो भी पाप करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो यहां से बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा sin 5/2। आई होप आपको यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो मैंने 5 को माना था 2 थीटा, तो अब आप यहां पे 5 की जगह उठा के रख दो 2 थीटा। देखो एंगल ये भी है, एंगल ये भी है, तो एंगल की जगह पे एंगल तो रख ही सकते हो। तो यहां मैं लिखता हूं बिकॉज 5 बराबर क्या था 2 थीटा, उठा कर पटक दो तो 2E
साइन 2 थीटा अपॉन 2, तो ये हो जाएगा थीटा। ठीक, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट पी पर वो ये आ रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब भाई मेरी मर्जी है कि मैं साइन थीटा को यहां पे देखना नहीं चाहता हूं। देखो ये साइन थीटा, ये एक्चुअली में जो फॉर्मूला है वो ये आ रहा है। ठीक, ये हो गया। जरा अब यहां पे देखो, ध्यान से बहुत देखते हैं। तो अब देखो, अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्या आप इस ट्रायंगल से साइन थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो ना। आपको ई की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है। देखो आपने ई को तो माना था, अरे ये दोनों वैल्यू सेम ही है, ई यही तो है। अरे भाई लिखा नहीं, मैंने थोड़ा गलती कर दी। बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही है ना। ई तो यही है आपका। अब आप यहां पे क्या निकाल लो, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो यहां से। तो साइन थीटा बराबर, अब आप चेक करो यहां साइन थीटा क्या होगा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर, देखो ये थीटा है तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो भाई बहुत ध्यान सुना। परपेंडिकुलर हो गया आर, हाइपोटेनियस हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? ये जो डिस्टेंस है ये हाइपोटेनस है ना, तो ये इसके बराबर है, तो साइन थीटा हो गया। उठा के बस यहां रख दो, बस अब रखना है, आपको कुछ नहीं करना। इसको उठा के यहां लेके आओ, ये ईपी यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ई की वैल्यू भी रख दो। देखो यहां पे ई की वैल्यू क्या थी, ये है ना, रख दो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू यहां ये रख दो, आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा ये देखो अंडर रूट है, तो मैं इसको पावर 1/2 लिख सकता हूं, है ना, किसी को दिक्कत नहीं होगी। पावर जहां पे देखो यहां पे स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, तो उसको हम पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको आगे आप सॉल्व करो। ठीक, कैसे, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान देखना। तो कैसे करेंगे, मुझे लगता है आई थिंक कोई छोटी सी मिस्टेक हुई है, बट ठीक है, स्टिल कोई बात नहीं ना। तो यहां पे 2 क्यू और यहां पर क्या हो जाएगा आर अपॉन 4 पाई दिस स्क्वायर। अगर देखो ये पावर 1 है, ये पावर 1/2 है, तो ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, 3/2 हो जाएगा। अब आप बहुत ध्यान सुनना, अगर आप यहां पे मल्टीप्लाई करोगे, अब आप देखो यहां से, जैसा कि आप जानते हो हम लोग अजम्पशन क्या लेते हैं, हम लोग अजम्पशन यहां पर ये लेते हैं कि जो आर स्क्वायर है, ये जो डिस्टेंस है ये आर स्क्वायर, ये क्या है, ये बहुत ज्यादा है, ये मतलब बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इसकी डिस्टेंस है। यहाँ पे आर स्क्वायर इज मच 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 ग्रेटर देन एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, लगभग लगभग क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, यानी नेग्लेक्ट कर देंगे, सीधी भाषा में, है ना। तो यहां पर अब क्या बचेगा, 2 क्यू आर बाई, यहां पर क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। अब ये तो 0 हो गया, आर स्क्वायर का जब तुम पावर 3/2 लोगे तो देखो 2 से 2 कटेगा, यहां पे आर क्यूब हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, ईपी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको यहां पे कहानी जो है समझ में आ गई होगी, बट मुझे यहां पे थोड़ी सी एक प्रॉब्लम लग रही है। यहां पे आर नहीं आएगा, एक्चुअली में यहां पे एल आना चाहिए। हमने कोई ना कोई गलती करी है, मिस्टेक करी है, जल्दी फटाफट चेक कर लो एक बार, है ना, क्योंकि मेरे को फॉर्मूला याद है ना एक्चुअली में। तो क्यू अपॉन दिस बाय दिस, साइन थीटा में हमने कुछ गलती कर रखी है। एक्चुअली में ठीक है भाई, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी टू माई व्यूवर्स। ठीक है, यहां पर कॉस थीटा का फॉर्मूला एक्चुअली में साइन स्क्वायर 5/2 नहीं होता, कॉस स्क्वायर 5/2 होता है। ठीक है, इसलिए आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। ठीक है, खैर, तो भाई यहां पर जो है कॉस आएगा भाई, यहां पर जो है कॉस आएगा। ठीक है, यहां पर भी कॉस आएगा,
ठीक। और जब आप cos थीटा की वैल्यू, अब यहां पे आप cos थीटा की वैल्यू निकालोगे, तो cos थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। देखो हाइपोटेन्यूस तो सेम ही रहेगा, हाइपोटेन्यूस तो सेम ही रहेगा, यहां पर बेस, बेस यहां पर क्या है, देखो एल, इस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखो तो बेस तो एल है ना, तो अब यहां पर आप क्या रखोगे, एल। ठीक, उठा के यहां रखो तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, है ना, यहां पर भी एल हो जाएगा। चेक कर लो आराम से, आप चेक करना बैठ के, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे मैं कॉस लिखवा, अभी दिमाग नहीं आ रहा भाई, कॉस थीटा, और देख लो, तो कहीं नहीं लिखा हुआ साइन, ठीक, कहीं साइन नहीं लिखा, उठा के भाई यहां रखना, तो यहां पर ये हो जाएगा। अब यहां पर भी क्या हो जाएगा आपका एल, ठीक, क्या हो जाएगा एल। ठीक, अब आप बहुत ध्यान सुनना, हाँ, तो ये भैया बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला तो एटलीस्ट याद ही रहता है, ठीक है भाई, बहुत ध्यान सुनना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो Q इंटू टू एल, Q इंटू टू एल, Q इंटू टू एल, आपको याद है ना डायपोल मोमेंट, तो EP बराबर यहां क्या हो जाएगा, P वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, या फिर आपकी ये भी फॉर्मूला सही है, और आप 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हो, EP, आप इसको लिख सकते हो K, तो K P वेक्टर अपॉन R क्यूब, ठीक है, ये भी फॉर्मूला एकदम करेक्ट है। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई, तो आप चाहे K P अपॉन R क्यूब इस्तेमाल करो, चाहे, है ना, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह बस K रख दिया है, उसमें आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, और चाहे आप पी वेक्टर को चाहे ऐसे ओपन कर देना, ठीक है। तो क्वेश्चन में आई होप आपको यहाँ पे डेरिवेशन समझ में आ गई होगी, तो ये आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, डिस्टेंस भी आपको क्वेश्चन में बता दी जाएगी, ठीक है, बस आपको यहाँ पे वैल्यू पुटअप करनी है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे ये डेरिवेशन भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। अभी तक हमने क्लास 12 में जो डेरिवेशन पढ़ी, अभी तक जो पढ़ी, उसमें मुझे ख्याल से सबसे जो टफ डेरिवेशन है वो एक ये वाली है, ठीक है, एक हमको टफ डेरिवेशन लगी, और बोर्ड में इससे जो क्वेश्चंस होते हैं वो ही ज्यादा पुटअप किए जाते हैं, ठीक है, मतलब इस चैप्टर से, ठीक है। तो भाई बहुत ध्यान से समझेंगे जरा। अब हमने यहाँ पे सारे के सारे फॉर्मुलेस को जो हमने आज तक पढ़े हैं, अभी तक पढ़े हैं, वो तरह लिख लेते हैं, तो भाई हमने, है ना, थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था Q इज इक्वल टू NE, है ना, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला था। फिर हमने फॉर्मूले को आगे बढ़ाया, फिर हमने भाई पढ़ा था क्या, फोर्स, दो चार्ज पार्टिकल में फोर्स लगता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, ये भी हमारा एक फॉर्मूला था, ठीक। फिर हमने भाई फॉर्मूला पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, बेसिकली फोर्स पर यूनिट चार्ज पार्टिकल, ठीक है, हमने ये पढ़ा। अब अगर आप यहाँ पे फोर्स की वैल्यू को उठा के ये रख देते हो, ठीक है, तो जैसे वहां पे कोई Q चार्ज होगा ना, तो यहां पर भाई आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r, उसका फॉर्मूला आ जाता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, है ना। Q याद आ रहा है ना क्या होता था, सोर्स चार्ज, ठीक है, R होती थी डिस्टेंस, ठीक है। इनका ग्राफ अगले टर्न पे बता दूंगा, ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम की कमी है। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला पढ़ा। तो P वेक्टर बराबर क्या होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस 2L। अच्छा, L यहां पर वेक्टर होता है, ध्यान देना भैया, ओ गंदा गंदा, ठीक है भाई, P यहां पर वेक्टर है तो भैया किसी एक को तो वेक्टर होना ही पड़ेगा, तो L जो होता है वो वेक्टर होता है, ठीक है, ध्यान रखना। हमेशा हम जो डायरेक्शन है एक स्ट्रेट लाइन में लेते हैं, तो वो एक डिस्प्लेसमेंट है ना, तो वेक्टर है, ये हो गया, ठीक। फिर हमने एक्सियल पोजीशन पे भाई फॉर्मूला पढ़ा, ड्यू टू अ डायपोल, तो वो क्या आया, EP बराबर वो आया 2KP अपॉन R क्यूब, ठीक। फिर हमने इक्वेटोरियल पे एक फॉर्मूला पढ़ा, जस्ट अभी तो पढ़ा, क्या आया, ये आया है, तो वो फॉर्मूला क्या है, EP बराबर KP अपॉन R क्यूब, ठीक। अब आप जरा बहुत ध्यान से देखो, है ना, शॉर्ट कट, ठीक। तो भाई बहुत ध्यान से देखो, अगर तो आपको यहां पे समझ में आ गया होगा कि अगर मतलब जो एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो इक्वेटोरियल की क्या है, जस्ट डबल है, सही बात है ना। यानी अगर आप एक पॉइंट चार्ज R डिस्टेंस पे इसके मिड पॉइंट से यहां लो और R डिस्टेंस पे इसके ठीक परपेंडिकुलर लो, तो परपेंडिकुलर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी
वो आधी होगी एज कंपेयर टू एक्सियल कंडीशन। तो बस यहां पे एक रिलेशन लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल इज इक्वल टू 2 times ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, ठीक है, एक रिलेशन है, तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए भैया सिर्फ इतना ही। आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। वैसे एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, अगर आप यहां तक आए हो, ठीक है, अगर आप यहां तक वीडियो लेक्चर तक आखिरी तक आए हो, तो भाई कोशिश करो कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस मैं देता हूं, क्लास में कराता हूं, उनको आप कमेंट किया करो, और अगर कोई डाउट हो तो आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको कोई और एक्स्ट्रा डाउट है तो जो नीचे यहाँ पर नंबर मिल रहा है, आप उसमें व्हाट्सएप करके कोई डाउट वगैरह भी पूछ सकते हो। ठीक है, वैसे मैं कोशिश करता हूं कि भाई सारे के सारे जो आपको डाउट्स हैं आपके कमेंट सेक्शन में क्लियर हो जाए, लेकिन स्टिल मैं बात समझता हूं कि भाई लिखते लिखते हाथ दर्द हो जाते हैं, क्लियर नहीं होता, तो आप यहाँ पर बाय डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेजिंग के थ्रू आपके लिए भी इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। स्टे हेल्दी एंड कीप